नमस्कार साथियों, कई दिन से इंतज़ार था। थर्ड ईयर वाले बच्चे ये कह रहे थे, हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि क्लास शुरू होना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि आपको एक वीडियो ज़रूर दिया जाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसमें आप पाएंगे अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसका जो यूनिट फर्स्ट आपको मिलेगा, वहाँ हमें स्टडी करना है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ही। यहाँ पर देखिए पैरासाइटोलॉजी, लॉजी तो आपको पहले से पता है, स्टडी की बात की जाती है, स्टडी। पैरासाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम परजीवी। परजीवी का मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो अपने रहने के लिए, अपने फूड के लिए। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो वो हमें यूनिट फर्स्ट में स्टडी करना है। आगे देखिए, तो पहला पैरासाइट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये समझिए कि पैरासाइट्स कितने तरह के होते हैं। पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और दूसरे बताया जाता है बेटा इंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब आउटसाइड, इंडो मतलब इनसाइड। यानी ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर से सरवाइव करते हो या बाहर सरवाइव करते हो, उन्हें एक्टो या बाह्य परजीवी कहा जाता है। लेकिन दूसरे जो पैरासाइट बॉडी के अंदर सेल्स में या बॉडी के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, उन्हें इंडो पैरासाइट कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, पैरासाइट्स कितने तरह के हो गए? दो तरह, एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा, जिसकी स्पीसीज पढ़ेंगे गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन मीन्स क्या हुआ? इसे किस फाइलम में रखा गया है? प्रोटोजोआ में रखा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोटोजोवंस कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। देखिए यहाँ पर यूकैरियोटिक, कैरियोटिक मीन्स होता है बेटा न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू। बहुत बारीकी से समझना चाहिए आपको। यूकैरियोटिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट होता है, उन्हें किसको कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में देखिए हम स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट, ये पैरासिटिक होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पैरासिटिक होता है। सेकेंड पॉइंट आप याद करो, इंडो
पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स। इंडो पैरासाइट्स, यहाँ पर देखिए इंडो हमने बता दिया, बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं इंडो पैरासाइट्स, और ये मोस्टली किसको प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, वर्टिब्रेट्स को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ बेसिकली ये इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन आल्सो, यानी वर्टिब्रेट्स जैसे काऊ, बफेलो, इन सबको अफेक्ट करने के साथ साथ ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पैरासाइट है, इंडो पैरासिटिक नेचर का होता है, वर्टिब्रेट साथ साथ ह्यूमन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके आगे देखिए थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, हीमोफ्लैजिलेट। हीमोफ्लैजिलेट, हीमो वर्ड ब्लड के लिए बताता है, एप्लीकेबल है। फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। फ्लैजिला क्या होता है बेटा, बताया था हमने आपको, लोकोमोटरी ऑर्गन है ये, लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोअन्स है, इंडोपैरासाइट है, इंडोपैरासाइट के साथ साथ इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। मतलब कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हैव कैपेसिटी टू स्विम इनसाइड आवर बॉडी और इट्स ऑर्गन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। एक पॉइंट और, ये यूनिफ्लैजिलेट होता है, यूनिफ्लैजिलेट। यूनि मीन्स वन, फ्लैजिलेट, यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में फ्लैजिला कितने प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे इससे जो बीमारी होती है बेटा, उस बीमारी को हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस मतलब बीमार हो गया, स्लीपिंग मतलब निद्रा वाली प्रॉब्लम। यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन को ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस अफेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, उसी कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब निद्रा वाली, लंबे समय तक सोने वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है। खास बात यह है कि हमारे इंडिया में ये नहीं पाया जाता, बेसिकली ये अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी अफेक्ट किसको करता है, मोस्टली अफेक्ट्स द ब्रेन टिश्यूज। अब ब्रेन टिश्यूज में किसको अफेक्ट करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसको अफेक्ट करता है बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किस में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जब ब्रेन के टिश्यू अफेक्टेड होते हैं तब उस बीमारी को हम नाम देता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे हम इसके हैबिटाट की। हैबिटाट हमने आपको बताया कि ये रहता कहाँ पर है, वास स्थान को हैबिटाट कहते हैं हम इंग्लिश में। तो हैबिटाट में आप जानिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल्स। देखिए जब हम बात इंडो पैरासाइट की करते हैं, इंडो पैरासाइट की करते हैं, तो इंडो मतलब बॉडी के अंदर होगा, तो वहाँ पर दो पॉइंट हमारे सामने आ जाता है समझने के लिए। ये पॉइंट या तो वो विद इन सेल्स होगा, विद इन सेल्स, यानी या तो वो कोशिका को इन्फेक्ट करेगा या फिर आउटसाइड द सेल,
within body or its organs। अब ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि कोई इंडोपैरासाइट जब किसी सेल में प्रेजेंट होगा तो हम उसको कह लेंगे कि वो इंडोपैरासाइट है विद इन सेल। लेकिन अगर वो सेल के बाहर की बात करता है तो कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटसाइड द सेल, विद इन बॉडी और ऑर्गन्स। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देंगे। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम जिसमें ल्यूमेन पाया जाता है। देखिए ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब जो बीच की कैविटी होती है, बीच की कैविटी होती है। अगर इसको हम मान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन चेक करें। देखिए ये सब सेल्स का वाल हो गया, सेल्स की एक आउटर कवरिंग हो गई। ल्यूमेन ये सेंटर में है, ल्यूमेन। तो अगर हम कहते हैं कि कोई इंडोपैरासाइट विद इन सेल्स प्रेजेंट है, तो यही ना जो किनारे किनारे सेल्स पाए गए हैं इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो सेल के बाहर आउटसाइड द सेल्स प्रेजेंट होगा, तो फिर कहाँ प्रेजेंट होगा? देखिए यहाँ पर सेल्स के बने हुए इस कवरिंग के अंदर एक स्पेस बचा हुआ है, उसी स्पेस को हम कह रहे हैं ल्यूमेन। तो किसी खुले स्पेस को जब इन्फेक्ट करता है या अपने रहने के लिए अपना घर बनाता है, तब हम नाम देते हैं आउटसाइड द सेल। तो हमारा ये जो पैरासाइट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये इंडोपैरासाइट है, लेकिन विद इन सेल्स नहीं, आउटसाइड द सेल्स। इसलिए टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब आउटसाइड द सेल्स। यहाँ तक की बात समझ में आई? आगे तो इन्फेक्ट किस किस पार्ट्स को कहता है, यहाँ पर हम बता देते हैं। पार्ट्स टू बी इन्फेक्टेड, वो पार्ट्स सबसे पहला होता है ब्लड, दूसरा लिम्फ नोड, तीसरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बस इतना सा आपको याद रखना है कि मोस्टली ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा जो पार्ट अफेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड होता है, वो ब्लड होता है, लिम्फ नोड साथ साथ लिम्फ इन्फेक्टेड होते हैं, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्टेड होते हैं। इतना आपको याद रखना होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे, मार्फोलॉजी की बात करते हैं। मार्फोलॉजी तो फिगर देख लेंगे हम लोग। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए ये है काइनेटोप्लास्ट। ये बेसल स्ट्रक्चर क्या है? बेसल ग्रेन्यूल। इसी को हम कहते हैं बेटा ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट। ये इसका देखिए पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर मतलब पिछला हिस्सा है, ये एंटीरियर पोर्शन है। फ्री फ्लैजेलम।
ये क्या है? अटैच्ड फ्लैजिलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ सकते हो कि फ्लैजिला सिंगल है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम फ्लैजिला का पोर्शन इसकी बॉडी पार्ट से अटैच्ड है, चिपका हुआ है। थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जो फ्री होता है, मतलब एक ही फ्लैजिला के दो पार्ट हो गए। मैक्सिमम पार्ट अटैच्ड होगा बॉडी से, कुछ पार्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो फ्री पाया जाता है। इसके बॉडी के सेंटर में एक ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस ओवल स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियस। हमने आपको बताया था पहले ही, न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज किसने किया था? फॉन्टाना ने किया था 1731 में, 1731 फॉन्टाना ने किया हुआ था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। बॉडी में इस तरह से जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ये मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बार बार एक क्वेश्चन, ये देखिए आप, ये तो फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला का पोर्शन हो गया, लेकिन ये जो बॉडी को चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा पेलिकल। कहते हैं स्किन ऑफ द बॉडी, पेलिकल को कहा जाता है स्किन ऑफ द बॉडी। तो अटैच्ड फ्लैजिलम और पेलिकल के बीच का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो फ्लैजिला को बॉडी से अटैच कर रहा है, चिपकाने का वर्क कर रहा है, इसे कहा जाता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बताया जाता है। इतना सा पोर्शन आपको देखना है, ठीक है, याद कीजिए। आगे इसकी लेंथ आप देखोगे 1 mm। कितनी लंबाई पाई जाती है इसकी? 1 mm पाई जाती है। शेप में आपने देखा एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड यानी नुकीला पाया जाता है, पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, दोनों तरफ नुकीले पाया जाता है, बीच में थोड़ा सा ब्रॉड पाया जाता है। और हमने सबसे पहले बताया था आपको कि जब एक साइड कहते हैं हम राइट कह लेते हैं, दूसरे को कह लेते हैं लेफ्ट, नैरो पाया जाए, नैरो, लेकिन जो मिड पोर्शन है वो ब्रॉड पाया जाए, तो ऐसे शेप को, ऐसे आकार को कौन सा आकार कहते हैं हम? स्पिंडल शेप, याद रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का शेप कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा स्पिंडल शेप। क्यों होता है, आपका ये भी आंसर होना चाहिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेफ्ट और राइट पोर्शन नैरोअर होता है और इसका मिडिल पोर्शन ब्रॉड होता है। तो ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम, ऐसे शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी की। यहाँ हम लोग इतना पढ़े कि इसका जो शेप बताया गया वो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड बताया गया। इसकी जो साइज बताई गई 1 mm बताया गया। इसका जो साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म इंटरनली प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस किस टाइप का प्रेजेंट बताया गया आपको? यूकैरियोटिक नेचर का बताया गया। यूकैरियोटिक मतलब ट्रूली न्यूक्लियस प्रेजेंट इसमें बताया गया। मार्फोलॉजिकली इसमें हम बताएंगे आपको, ट्रिपेनोसोमा शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली हमने आपको पहले बताया हुआ है, मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स morphology. अब many morphology means how many kinds of morphology are present in the case of trypanosoma. Then 4 kinds of morphology are present in the case of trypanosoma gambians. That is, first trypanosome, second क्राइथीडियल, थर्ड लेप्टोमोनाड, एंड लास्ट वन फोर्थ लीजमानिया। तो यहाँ क्लियर हुआ कितने फॉर्म्स पाए गए यहाँ पर मार्फोलॉजी में? 4 पाए गए, जिसमें से पहला ट्रिपेनोसोम, दूसरा क्राइथीडियल, तीसरा लेप्टोमोनाड, चौथा और लास्ट लीजमानिया। लाइफ साइकिल में हम आपको बताएंगे इसके शुरुआती 3 स्टेप, ट्रिपेनोसोम, क्राइथीडियल, लेप्टोमोनाड, ये एक फ्लाई में पाया जाता है, जिस फ्लाई को कहा जाता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम बताया था हमने आपको, ग्लोसिना पल्पैलिस। एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये बीएससी में कि सीसी फ्लाई का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो याद रखना है आपको ग्लोसिना पल्पैलिस। ठीक है, लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज जो है वो वर्टिब्रेट में डेवलप होता है, वर्टिब्रेट, या फिर ह्यूमन में डेवलप होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको, ये जो सीसी फ्लाई है ये ग्लोसिना पल्पैलिस नाम से जाना गया, ये वेक्टर है जो ट्रिपेनोसोमा को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, तो वाहक कह लेते हैं हिंदी में, इसे कैरियर कहते हैं सीसी फ्लाई। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं फूड मटेरियल। फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल के फॉर्म में इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन है क्या? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वॉल्यूटिन फूड मटेरियल। इनका साइटोप्लाज्म कलर्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो साइटोप्लाज्म वो कलर्ड होता है, कलरलेस नहीं होता है। फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, यहां पर ओनली वन काइंड ऑफ reproduction is present, that is asexual reproduction। कौन सा रिप्रोडक्शन यहां पर होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका मेन पॉइंट याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसके थ्रू है, तो वो पॉइंट है लॉन्गिट्यूडिनल
बाइनरी फिशन। याद रखना है आपको, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस मेथड से परफॉर्म होता है ट्रिपैनोसोमा में, वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। मतलब इसकी बॉडी तो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग पाई जाती है, इस तरह से थ्रेड लाइक होते हैं ये, और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल लंबवत दो बराबर भाग में स्प्लिट होते हैं। इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड होना, फिशन मतलब डिवाइड होना, टूट जाना। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से हुआ बेटा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग एडिट करते हैं, यहाँ पर देखिए समझेंगे। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल तो हमने पहले बताया कि इसके कितने फार्म्स होते हैं, 4 फार्म्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरफ हम बात कर लेंगे ह्यूमन की, दूसरी तरफ बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर कौन है इनका, सीसी फ्लाई, ये इनका वेक्टर है। देखिए यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो स्टम्पी फेड होता है, स्टम्पी का मतलब हो गया जिसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, साइज में बहुत छोटे हो जाते हैं। ये स्टम्पी फेज सक कर लिए जाते हैं, सक्ड बाई फ्लाई। पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है, फ्लाई। तो हमें ये समझना है कि ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी से जो फ्लाई के थ्रू सक किया जाता है वो स्टम्पी फेज होता है, स्टम्पी फेज होता है। एस करेंगे यहाँ पर, स्टम्पी फेज। ये फ्लाई में जाने के बाद अपनी मार्फोलॉजी को इलोंगेटेड कर लेता है, मतलब शेप और साइज में इनकी ग्रोथ हो जाती है, बढ़ते हैं साइज में, और इलोंगेटेड होने के बाद ये डिवीजन करते हैं बाइनरी फिशन, बल्कि ये कहिए लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है इनमें। तीसरे स्टेप में फिशन मतलब मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, ये मल्टीप्लाई, अपनी खूब ढेर सारी संख्या बढ़ाते हैं ये। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन अभी फिलहाल हो कहाँ पे रहा है, गट। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सीसी फ्लाई। तो हमें समझना है कि स्टम्पी फेज जो ह्यूमन की बॉडी से ब्लड के थ्रू एक्सेप्ट किया गया, फ्लाई के द्वारा सक किया गया, सक्ड बाई फ्लाई, वो किस फार्म में रहा, स्टम्पी फार्म में रहा। अब इनके गट में आने के बाद, आहार नाल में आने के बाद वो अपने साइज को ग्रो करके बढ़ा रहे, इलोंगेट कर रहे हैं। इलोंगेटेड होने के बाद वो प्रोसेस अपनाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। वो एक प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये फिर से एक स्मॉलर फार्म में चेंज होंगे। वो स्मॉलर फार्म फिर से कौन सा हो जाएगा बेटा, स्टम्पी फेज। और ये जब किसी इन्फेक्टेड फ्लाई के द्वारा, फ्लाई इन्फेक्टेड होने के बाद भाई उसी के गट में है, जब वो फ्लाई दोबारा ह्यूमन को बाइट करती है, बाइट करना मतलब मक्खी के द्वारा काटा जाना, तो उनके सलाइवा से होते हुए ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमन में। और ह्यूमन में जाने के बाद यहाँ पर फिर से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन अपनाते हैं और इलोंगेटेड भी होते हैं। इलोंगेटेड मतलब जो प्रोसेस आप देख रहे हो सीसी फ्लाई में, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पर ह्यूमन के केस में या वर्टिब्रेट के केस में। इलोंगेटेड होने के बाद जब उनको अगले में ट्रांसफर होना होगा नेक्स्ट होस्ट में, तब वो स्टम्पी फार्म में चेंज होंगे और वो सक कर लिए जाएंगे सीसी फ्लाई के थ्रू।
और शुरुआत में हमने बताया जो इनकी 4 फार्म्स होते हैं वो कौन कौन से बताए गए। पहला ट्रिपैनोसोम, दूसरा जो हमने आपको बताया क्राइथीडियल, तीसरा लेप्टोमोनाड, चौथा लीसमानिया। ये 4 फेज हमने बताया था। और ये 3 फेज हमने बताया किसमें होता है बेटा, ये फ्लाई में होता है। कौन सी फ्लाई है, सीसी फ्लाई। मतलब मैक्सिमम फेज लाइफ साइकिल का किसमें परफॉर्म किया जाता है, फ्लाई की बॉडी में, गट में। सिंगल फेज ऐसा है जिसको हम कहते हैं लीसमानिया, ये ह्यूमन की बॉडी में होता है, ह्यूमन। ये रहा इसका लाइफ साइकिल। बस इतना सा आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइफ साइकिल में, वो किसके थ्रू होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इसके लाइफ साइकिल में फेज कितने आते हैं, 4 फेजेस। पहला ट्रिपैनोसोम, दूसरा क्राइथीडियल, तीसरा लेप्टोमोनाड। ये तीनों फेज किसकी बॉडी में डेवलप होते हैं, फ्लाई के गटवाल में डेवलप होता है, गट में डेवलप होते हैं। फोर्थ लीसमानियल फेज किस में जाएगा बेटा, ह्यूमन में जाता है। इस तरह से हम समझेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेनेटिक मतलब क्या होता है, डाई वर्ड मतलब दो, जेनेटिक वर्ड का मतलब होगा होस्ट। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, जो 2 होस्ट पोषक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको हम डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका फेज। वो स्टेप है पैथोजेनसिटी। पैथोजेनसिटी इसका मतलब होता है काजिंग ऑफ डिजीज। मतलब ये बीमारी कौन सी काज करता है, क्रिएट करता है या उत्पन्न करता है। उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, या फिर इसको गैम्बियन फीवर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। उसी का दूसरा नाम गैम्बियंस स्पीसीज की वजह से गैम्बियन फीवर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अगले स्टेप में हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, समझने के लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजिकल मतलब एक लैब, एक लेबोरेटरी, जहां पर सैंपल को चेक करने के बाद ये पता किया जाता है कि पेशेंट को वाकई डिजीज है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल करना। यानी डायग्नोसिस का मतलब होता है थ्रू सैंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। ये हो गया इसका प्रोसेस। अच्छा, डायग्नोसिस में हम सैंपल मोस्टली कहां से टेकअप करते हैं, मोस्टली ब्लड ले। सैंपल में मोस्टली क्या टेकअप किया जा सकता है, ब्लड। कभी कभी लिम्फ भी बॉडी से ड्रेन आउट किया जाता है, निकाला जाता है पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब उपचार के लिए। तो ट्रीटमेंट का बेहतरीन ऑप्शन इसका ड्रग है। ड्रग कौन कौन से हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और ज़्यादा यूजफुल बताया जाता है, उनमें से पहला है सुरैमिन, जो कि यूरिया डेरिवेटिव है।
कहाँ से बनाया जाता है? यूरिया से बनाया जाता है, उसी का डेरिवेटिव है सुरामिन। दूसरा क्या है यहाँ पर? पेंटामाइड। क्या है ये? इंजेक्शन है, पेंटामाइड। 2 हो गया। तीसरा नाइट्रोफ्यूरांस, एक और मेलर्जेन ऑक्साइड। और भी ऐसे बहुत से ड्रग्स मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। पहला कौन सा बताया हमने जो ज़्यादा यूजफुल है? सुरामिन, जो यूरिया डेरिवेटिव है। दूसरा पेंटामाइड, जो कि एक इंजेक्शन है। इसके बाद नाइट्रोफ्यूरांस, फिर मेलर्जेन ऑक्साइड, ये ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल बताया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका प्रोफिलैक्सिस। अच्छा, ये प्रोफिलैक्सिस क्या होता है? प्रोफिलैक्सिस मतलब अपने आप को बचाएं कैसे कि ये मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई बीमारी हो ही ना ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से, तो बचाव को ही प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। और बचाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? आसान है, आप याद कर सकते हैं इन्हें। जैसे पहला पॉइंट कह लीजिए, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब होता है रिमूवल, हटाना, ऑफ सीसी फ्लाई बाई स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल के छिड़काव से, स्प्रे करना मतलब छिड़काव, तो केमिकल के छिड़काव से सीसी फ्लाई को इरेडिकेट यानी नष्ट किया जा सकता है। अगर ये मक्खी नहीं रहेगी तो बीमारी फैलाने का कोई एजेंट नहीं होगा, इसलिए ट्रिपेनोसोमा के थ्रू ये डिजीज नहीं होगी, ट्रिपेनोसोमा फैलेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे हम? यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे। मच्छरदानी के इस्तेमाल से कोई भी इंसेक्ट आपके नज़दीक नहीं आएंगे, सीसी फ्लाई भी आपके नज़दीक नहीं आएगी, तो डिजीज होने का कोई चांस नहीं होगा। तीसरा क्लीनिंग, मतलब रेगुलर साफ सफाई होने चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे, कोई डिजीज ना। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट इसके बताए जाते हैं जो प्रोफिलैक्सिस के थ्रू होते हैं। ठीक है, इसके कुछ हम अलग स्पेसीज आपको बता देते हैं जिनसे स्पेशली पूछ लिया जाता है कि स्पेसीज के थ्रू कौन सी डिजीज होती है। वो स्पेसीज देखिए, अदर स्पेसीज, इसमें से हम बता देंगे पहला आपको ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई, इसके थ्रू कौन सी डिजीज होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका में स्लीपिंग सिकनेस कौन सी स्पीसीज से होता है, तो आपको आंसर देना है बेटा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई स्पीसीज से होता है। दूसरा स्पीसीज यहाँ पे हम ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की बात करते हैं। इनसे कहाँ पर होता है? साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ये पॉइंट आप याद रखिए। और तीसरी स्पीसीज हम आपको बता देते हैं ट्रिपैनोसोमा सेंगेली। ये जनरली कैसे होता है? नॉन पैथोजेनिक। नॉन मतलब नहीं, पैथोजेनिक मतलब होता है डिजीज काजिंग, मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा कोई डिजीज नहीं होती है, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं।
इसके लिए बेटा हम आपको बताएंगे कि ये जितना टॉपिक हमने ट्रिपैनोसोमा को बताया है उसको आप बारीकी से स्टडी करो, ज़रूरत पड़े तो हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उस नोट्स को स्टडी करिए, उससे भी ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो बुक की स्टडी कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालिए, पूछ सकते हैं। थैंक यू।